हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाटकर में। तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1.4 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे हम लोग क्लास 9 के लिए उमंग उमंग बैच चला रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग मैं कॉपी पे ले चलता हूं, जहां पे हम लोग प्रश्नावली 1.4 के जितने सारे क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे और वहां पे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग अपना कॉपी रफ और पेन ले लीजिए और एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4 का 4 खोल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.4 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इसमें पहला ही सवाल दिया है कि 2 माइनस √5 ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले सवाल का यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो ये पहला सवाल ये क्या है, 2 माइनस √5। 2 √5 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग पूछेंगे अपरिमेय संख्या क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि जो √5 है ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या में और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी क्या होता है हमारा, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और इसके पीछे मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। चलिए दूसरा सवाल इसमें देखते हैं। तो इसमें दूसरा सवाल दिया है कि 3 प्लस √23 और माइनस √23। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 और उसके बाद हो जाएगा माइनस √23। √23 कट जाएगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ 3। हल करने पे कितना आएगा, 3। और 3 हमारा क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें हमें यही बताना था कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें देखेंगे। जब तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन हल कर लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पर दिया है 2 √7 और यहाँ पे 7 ठीक है, √7 से √7 कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 7। और ये देखिए p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें ये देखना है कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जो वर्ग मतलब कर्णी में होती हैं और बीच में जो ये जो संख्या है ये हमारी कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सअभाज्य संख्या, तो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, मतलब अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा इसमें सवाल लगाएंगे। चौथा हमारा सवाल दिया है कि 1/√2 दिया है। √2 का ऊपर नीचे जैसे देखिए हर परिमेयकरण क्या होता है कि जो √2 है ना, इसको हम लोग कभी भी 2 √ नहीं रहने देते हैं। तो जब इसका वैसे भी कर सकते हैं, चलिए मैं हर परिमेयकरण कर देता हूँ। √2 गुणे √2, ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो √2 का 1 में गुणा करेंगे तो √2 और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा, देखिए कर्णी का कर्णी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, इस कर्णी का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो जब वर्गमूल है तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो यही मैंने सीधे 2 लिख दिया, क्योंकि क्या होता है देखिए कर्णी से कर्णी कट जाएगा, 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ऐसा समझ सकते हैं। या फिर दोनों का गुणा कर लीजिए, तो कर्णी में कर्णी का गुणा करेंगे तो कर्णी, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये 2 हो गया। अब देखिए ये जो है √2 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है और जो 2 है ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो ये सदैव क्या आता है, हमारा अपरिमेय आता है। क्या होता है, अपरिमेय आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है 2π। तो 2π क्या है, देखिए यहाँ पे पांचवा मैं लिख देता हूँ। जो 2π है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए जो पाई होता है, पाई ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है।
देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे कि 22/7 इसका मान होता है। देखिए मान क्या होता है इससे मतलब नहीं है। अगर 22/7 लिखा है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा है तो ये हमारा अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई का मान 180 भी होता है, 180 डिग्री होता है डिग्री के मान में देखा जाए तो। और पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ऐसे 22/7 होता है, और दशमलव में क्या होता है, 3.14 होता है, 1/4 होता है, और इसका आगे भी रहता है। और डिग्री में क्या है तो 180 डिग्री होता है। इसका 3 मान होता है। तो हम लोग कौन से मान को लें, तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो हम लोग 22/7 लें कि 3.14 लें कि 180 डिग्री लें, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पाई है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 22/7 इंडिविजुअल लिखा होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको परिमेय संख्या मानेंगे। 180 डिग्री लिखा होगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन 3.14 है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्योंकि 7 दशमलव प्रसार है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर पाई की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जब पाई अपरिमेय है और 2 क्या है हमारा परिमेय, तो परिमेय का अपरिमेय में गुणा हुआ है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए और बताइए कि कौन सा, मतलब हल करना है कुल मिला के। देखिए ये कह दिया है, पहला जब इसमें सवाल हल करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, है ना। जब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा है तो ये एक संख्या हो गई, ये संख्या होगी, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, और फिर इसी का गुणा इसमें। ठीक है, तो चलिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस। 3 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3√2। देखिए अब आप लोग पूछेंगे ये 3 का गुणा आपने 2 में क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए ये कर्णी में है और ये कर्णी में नहीं है। तो जब कर्णी का कर्णी के साथ होता है, और जो कर्णी में नहीं होता है उसका कर्णी में नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 1 नम 3, और कर्णी में 2 तो कर्णी में 2। अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 का गुणा करेंगे कर्णी में 3 से, तो ये हो जाएगा 2 कर्णी में 3, और प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस, और कर्णी में 3 है और कर्णी में 2 है, तो कर्णी में 3 दूनी 6, तो कर्णी में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे, अब यहीं पे हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक भी हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये कर्णी में कितना है, ये कर्णी में हमारा इसको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यही लिख सकते हैं, और बाकी कोई बात नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मिल ही नहीं रहा है, देखिए ये 6 है और कोई ऐसी संख्या तो है नहीं, यहाँ पर कर्णी में 2 है, यहाँ पर कर्णी में 3 है, तो ये दोनों मिलेगा नहीं, ये कर्णी में 6 है तो ये भी मिलेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ a + b एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a² - b²। देखिए एक क्वेश्चन में जोड़ा जाएगा, एक क्वेश्चन में घटाया जाए तो a² - b²। तीसरा इसमें मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा a² + b² - 2ab। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a + b और एक क्वेश्चन में a - b, तो ये होता है a² - b²। इसका क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ठीक है दोस्तों, देखिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं हम लोग, तो जो हम लोग कोई सवाल लगाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो वही हम गुणा करेंगे थोड़ा हार्ड हो जाएगा और थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे तो आसानी होगी। चलिए जब दूसरा सवाल हम लगाएंगे तो देखिए ये क्या है, a + b, तो 3 और प्लस √3 और 3 - √3, यानी कि यही सवाल, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, और यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ घटाया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, इसमें जोड़ा गया है, इसमें घटाया गया है, इसमें भी जोड़ा गया है, इसमें घटाया गया है, तो क्या होता है a² - b²। तो जब दूसरा सवाल लगाएंगे, दूसरा सवाल यहाँ पे मैं लगाया था दूसरा सवाल, तो क्या होता है a² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। बस हो गया, यही आंसर होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 माइनस इसका, देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, तो सिर्फ हो जाएगा 3। अब हो जाएगा 9 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है ये
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं बताया यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे इसी प्रकार तोड़ेंगे तो तीसरा सवाल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो टू तो फॉर्मूला में ए एक जगह क्या है √5, तो √5 और बी का मतलब है √2, तो √2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर कॉर्नी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस देखिए 5 कैसे हो रहा है, कॉर्नी में 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है जो नीचे वाली संख्या है उसको 2 बार लिखना है, यानी कि कॉर्नी में 5 और गुणे कॉर्नी में 5 लिखना। जब इन दोनों को हल करेंगे तो 5 का 5 गुणा करेंगे तो 25 और कॉर्नी है तो कॉर्नी। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 है ना, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं इससे ये कट जाएगा ये वाला, तो सिर्फ 5 बच जाएगा, तो 5 लिख दिया मैंने इतना सब ना करके। ठीक है, इसी प्रकार इसको जब करेंगे तो इससे ये वाला रूप कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2 प्लस 2 है तो 2 और करनी में ये 5 है और करनी में 2 है, तो 5 और 2 10, 5 2 10, तो करनी में 10 हो गया। ठीक है, 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और प्लस 2 और करनी में 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 करनी में 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 लगा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वही a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इसको रखेंगे तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो करनी में 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि करनी में 2 का स्क्वायर। जब करेंगे तो इस स्क्वायर से ये करनी कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, माइनस इस स्क्वायर से ये करनी कट जाएगा तो ये बचेगा 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास माना D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। यह इस तथ्य का विरोधाभास और अंतः विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, अतः अंतः विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्या लिखेंगे इसका हल, कोई अंतर्विरोध नहीं है। और क्यों नहीं है मैं इसको अभी बता देता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि पाई को हमें याद है कि वृत्त की परिधि, तो कोई हमें यहाँ पे वृत्त लिखते हैं, वृत्त की परिधि, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका जो सेंटर है इसको हम लोग O मान लेते हैं। तो ये जो परिधि है, परिधि का मतलब बाहर के ओर, तो ये जो पूरा परिधि है यहाँ से अगर हम लंबाई नापना शुरू करें तो इसको बोल रहे हैं परिधि को आप C मान लीजिए। ये जो पूरी परिधि है इसकी लंबाई जो है ये क्या है C है, और उसका व्यास का मतलब ये है किसी वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं व्यास। इसकी जो दूरी बता रहा है ये बोल रहा है D है, तो कह रहा है पाई बराबर जो होता है ये हमारा होता है C/D होता है, C/D होता है। तो जो पाई है जब C/D है और एक परमेय के रूप में लिख सकते हैं, परमेय के रूप में लिख रहे हैं। परमेय क्या होता है, परमेय संख्या वो होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो C/D के रूप में पाई को लिख सकते हैं। तो पाई अपरमेय कैसे हो गया, देखिए इस सवाल को मैं समझाता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ ही नहीं पाएंगे इस सवाल कहना क्या चाहता है। देखिए कहना ये चाहता है कि जो वृत्त की परिधि है वो C है, और जो वृत्त का व्यास है, व्यास जो होता है जो बीच से काटता है, वृत्त को जो बीच में से काटता है उसको क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। इसको बोल रहे हैं D से डिनोट करते हैं। तो जब C/D लिखते हैं तो पाई का मान निकलता है, यानी जो पाई होता है पाई का क्या मान होता है, तो पाई का मान होता है C/D। तो जब पाई का मान C/D है यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो पाई तो परमेय संख्या होना चाहिए ना, अपरमेय संख्या क्यों है। तो इस बात का हमें क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए पाई अपरमेय संख्या है, इस अंतः विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो ये तो अंतः विरोधाकार हो गया ना कि आप एक जगह कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय है और एक जगह इसको लिख रहे हैं P/Q के रूप में लिख भी रहे हैं, तो ये कैसे परमेय संख्या क्यों नहीं हुआ, क्यों अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार से हो पाएगा। तो ये हम लोग लिखे हैं कि अतः मतलब कोई अब अंतः विरोध नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है देखिए चीटी है, ये जो है ये हमारा क्या है परिधि है। तो ये देखिए ये क्या है सर्कल में है, एक मतलब क्या है वृत्ताकार है। और जब आप किसी भी जैसे मान लीजिए टेप है, मतलब ये मान लीजिए मैं यहाँ पे इंच लेके आया हूँ, जब इस इंच से इसकी दूरी जब नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो आप सीधी लाइन को नापेंगे ना, आप क्या नापेंगे सीधी लाइन को नापेंगे। देखिए तो एक वक्र है, वक्र को जब हम नापेंगे तो एक परमेय संख्या के रूप में नहीं नापेंगे। देखिए यहाँ से हम नापते हैं यहाँ पे 1
कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। लेकिन जब हम इसको नापेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट में जाएगा, यानी पॉइंट में जाएगा, पॉइंट दशमलव कुछ 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 आएगा, मतलब एक्यूरेट हम लोग नाप ही नहीं सकते हैं। और कोई गोलाकार ऐसे जैसे गोला है, ऐसे सर्कल है, तो अगर हम यहाँ से नापना शुरू करते हैं तो ऐसे नापते 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 जाएंगे तो हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो जो यहाँ पे हमारा जो सी है ये हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई एक वास्तविक संख्या नहीं है। जब वास्तविक संख्या नहीं है तो इस प्रकार से ये क्या है, मतलब एक परिभाषित नहीं है, अप्रोक्सीमेट मान होता है, यानी कि सी का मान अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई दुविधा की बात है ही नहीं। ठीक है, हम लोग सीधे ऐसा कह सकते हैं। क्यों, देखिए बार बार मैं यही बात समझा रहा हूँ कि जो सी है यहाँ से देखिए ये क्या है, एक सर्कल में है, जो सर्कल में है, एक वृत्त में है, तो यहाँ से नापना शुरू करेंगे और ये नापते 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 यहाँ तक आएंगे। तो ये तो गोला है ना, गोला को कैसे नापेंगे, जब स्केल पर नापेंगे तो स्केल पर हम लोग सीधी रेखा होती है तो उसको नाप लेते हैं, लेकिन जब गोला में है तो हम लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक कर जाते हैं और वो जो इसका मान आएगा वो पॉइंट में आएगा। और जब पॉइंट में आएगा तो जब सी जब पॉइंट में आ गया तो एक वास्तविक संख्या होता है, तब तो परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये जब वास्तविक संख्या नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। आपको आज समझ में आ रहा है, इसलिए पाई क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए परिमेय संख्या मतलब पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा दिया है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इसको मैं क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। कैसे निरूपित करेंगे उसको चलिए मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्केल लेंगे और स्केल से हम लोग क्या करेंगे, कितना 9 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, एक रेखा यहाँ पे खींच लेता हूँ। यहाँ से ये देखिए 0 है, यहाँ से हम लोग रेखा खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर का। 9 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, 1 2 3 यहाँ आ गया। स्केल से आप लोग बहुत ही प्रिसाइज तरीके से लिख सकते हैं, ये 9 और 9.3। तो ये जो हमारी रेखा हो गई, ये हमारी हो गई ए और ये हमारा हो गया बी। मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या करेंगे, ये कितना है हमारा, ये हमारा है 9.3 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 9.3 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे लेके जाएंगे, इसी रेखाखंड को 1 सेंटीमीटर और आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये बिंदु आ गया, इसको हम लोग नाप लेंगे, कर लेंगे सी। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं एक स्टेप लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ, हमने ए बी रेखा खींची 9.3 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया, ए से सी तक बढ़ाया और वो हमारा क्या होगा 10.3 हो गया। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 9.3 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर, तो पूरा मिला कितना हो गया 10.3। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, यानी कि इसको हम लोग आधे भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए देखिए मेरे पास प्रकार नहीं है ना, तो मैं प्रकार से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे प्रकार में पकड़ेंगे, देखिए ऐसे पकड़ेंगे और एक ये होगा, 2 नोक होता है इसमें, तो एक को रखेंगे यहाँ पे, एक रखेंगे यहाँ पे, आधा से अधिक लेके इधर एक यहाँ पे काटेंगे और एक यहीं से एक यहाँ काटेंगे, 2 एक यहाँ पे कट होगा। देखिए यहाँ से जब रख के यहाँ से काटेंगे तो एक यहाँ कट लगेगा। और कितना लेना है, डिस्टेंस कितना लेना है, आधे से अधिक, अपने मन से अपने अंदाज से आधे से अधिक लेंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे उसी दूरी को, अब हिलाएंगे नहीं, उसी दूरी को यहाँ पे कट करेंगे तो ये कट करेगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ कट करेगा। अब ये जो पॉइंट है इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड है इसको दोनों 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो चलिए हमारे पास वो प्रकार है नहीं तो हम इसी से 2 भागों में बांट देते हैं। देखिए 10.3 है तो इसका हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। 10.3 को जब 2 भागों में बांटेंगे, 2 × 10 और 2 × 1 2, तो 5.1 हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5.1, लगभग 5.1 और 2 के बीच में यहाँ पे। तो ये जो रेखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। यहाँ से हमारा खींचेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं, जी हम रेखा खींच रहे हैं, इस बिंदु को हम नाम देते हैं ओ। क्या नाम देते हैं, ओ। अब क्या करेंगे, यहाँ से ओ पे हम क्या करेंगे, ओ पर हम जो लंगड़ा प्रताप होता है उसका एक बिंदु यहाँ पर रखेंगे और जो उसका पेंसिल वाला जो पेन वाला हिस्सा है वो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। जब ऐसे सर्कल बनाएंगे यहाँ पर रख के ऐसे सर्कल बनाएंगे तो ये क्या होगा कि ए बी को और ए और सी को दोनों को टच करेगा।
क्योंकि आधे में से है तो ये दोनों को टच करा देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास है नहीं तो मैं करके दिखाया था। वैसे आप लोग करेंगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो यहाँ पर सी को कट करेगा और यहाँ पे ए को कट करेगा, दोनों को यहाँ पर रख के ऐसे और ऐसा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से सी को एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अब अर्धवृत्त बन गया, अब क्या करेंगे, जो बी है बी को क्या करेंगे, उठाएंगे, यहाँ पे लंब डालेंगे। लंब का मतलब चांद लेंगे हम लोग और चांद से यहाँ पे ऐसे लंब डाल लेंगे, लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब रेखा खींच देंगे। अब ये जो रेखा बनी है इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे डी। इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से लगना प्रताप लेंगे और यहाँ पे उसका नोक रखेंगे और यहाँ पे पेन की पेंसिल रखेंगे और पेंसिल को रख के और फिर लोग क्या करेंगे, हम लोग चाप बनाएंगे, यहाँ से लेके और ऐसे खींचेंगे। जब ऐसे खींचेंगे मतलब हम वृत्त बनाएंगे एक, तो ऐसे बनेगा, कहीं जब वो बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से जब रख के हम लोग काटेंगे तो ऐसे कट करके कहीं यहाँ कट करेगा और इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं ई। क्या नाम देते हैं, ई। और ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, यही हमारा क्या है, 9.3 कर्णी में 9.3 सेंटीमीटर है। और यही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर दर्शा दिया जाएगा। तो ये जो बिंदु है पॉइंट ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्णी में 9.3। और इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कर्णी को इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूँ तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये देखिए अभी क्या हुआ सिलेबस में उत्तरोत्तर मतलब उत्तलोतल के द्वारा हम लोग क्या करते थे, संख्या रेखा पर जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं उसको दर्शा देते थे। देखिए अगर 2-3 होता तो हम संख्या रेखा बनाते, उस पर 2 दिखा देते, हो गया काम। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है, वो पॉइंट के अंदर में भी कर्णी है, तो कर्णी को संख्या को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले एक रेखा लेंगे, जितना कह रहा है अंदर का वो 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का समद्विभाजक करेंगे, समद्विभाजक कर दिया। समद्विभाजक करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट रखने लगना पड़ता है आपका, और इन दोनों को मिलाएंगे, मतलब अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे, जो ये पॉइंट बी है इसको इस पर लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद ये जो अर्धवृत्त को जहाँ काटेगा वो बिंदु डी हो जाएगा। अब वहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से जब हम वृत्त बनाएंगे तो इस वाले रेखा को ए बी, जो एसी रेखाखंड गया है, उसको जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्णी में 9.3। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आपको आया होगा। अगर हम लोग उत्तरोत्तर से करते हैं तो पॉइंट वाली संख्या बनाते और उसको थोड़ा जूम करते हम लोग अच्छे तरह मतलब दूसरे तरीके से करते, तो वो हमारा सिलेबस में नहीं है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखते हैं कि हर परिमीकरण करिए। हरों का क्या करना है, परिमीकरण करना है। तो परिमीकरण का मतलब ये होता है कि जो नीचे भिन्न में जो कर्णी दिख रहे हैं ना, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ऊपर भले हो लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला सवाल इसमें लगाएंगे हम लोग, पहला हल करेंगे तो 1 बटा कर्णी में 7 है, तो कर्णी में 7 से ऊपर भी गुणा करेंगे और कर्णी में 7 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो 7 का कर्णी में 7 का 1 में गुणा करेंगे तो कर्णी में 7 और बटा कर्णी में 7 7, तो हो जाएगा कर्णी में 7 बटा 7। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर परिमीकरण। लेकिन हर में क्या हुआ, अंडर रूट हट गया, ऊपर जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे तो देखिए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 बटा कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 6, ठीक है। इसका जब हर परिमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे जो संख्या है इसी से ऊपर भी गुणा करेंगे, यानी कि कर्णी में 7 माइनस कर्णी में 6, और इसी संख्या से इसके विपरीत चिन्ह से, माइनस में तो प्लस वाली संख्या से, और नीचे भी वैसे करेंगे, कर्णी में 7 और प्लस कर्णी में 6 से गुणा करेंगे। देखिए इसको काट देंगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 1 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 7 और प्लस कर्णी में 6। देखिए अब इसका में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना दिया है 7, तो कर्णी में 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्णी में 6 का स्क्वायर, तो कर्णी में 6 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्णी में 7 और प्लस कर्णी में 6, नीचे 7 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 7 बचेगा, और माइनस इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 और बटा 6 में 7 में 6 गया 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 1 बटा कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 2। अब इसको जब गुणा करेंगे तो विपरीत चिन्ह से, तो कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2, और इसी से भाग भी दे देंगे, तो कर्णी में 5 और माइनस
कर्णी में 2। ठीक है, ये प्लस में था तो माइनस में, यहाँ माइनस में था तो प्लस में। ठीक है, इसका ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे के नीचे गुणा करेंगे, तो जब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने फार्मूला बताया था। तो a स्क्वायर 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कर्णी में 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कर्णी में 2 का स्क्वायर, तो कर्णी में 2 का स्क्वायर इक्वल टू ऊपर हो जाएगा कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2 और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2 और नीचे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा था, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 1 बटा कर्णी में 7। चौथा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बटा कर्णी में 7 माइनस 2। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व यहाँ पे करता हूँ, तो इसमें भी वही करेंगे काम करेंगे। 1 बटा कर्णी में 7 माइनस 2 है, तो ऊपर कर्णी में 7 प्लस 2 से गुणा करेंगे और नीचे कर्णी में 7 प्लस 2 से। ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी में 7 प्लस 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कर्णी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा कर्णी में 7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो 7 बच जाएगा माइनस 2 दूनी 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 यानी कर्णी में 7 प्लस 2 और बटा 4 में 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें करना क्या था, इसमें करना था हर परिमीकरण यानी कि हर से हमें क्या करना था, जो कर्णी है उसको हटा देना था। दूसरा सवाल था, इसको हम हल करते करते ले गए तो यहाँ पे आ गया कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 बटा 1, नीचे से हट गया। तीसरा सवाल हमने लगाया, इसको हम हल करते ले गए तो कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 2 बटा 3, ये भी हो गया। चौथा सवाल इसको हम लोग हल करते ले गए तो क्या होगा कर्णी में 7 प्लस 2 बटा 3, नीचे 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के क्वेश्चन का डाउट का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.5 के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।